हेलो साथियों, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में हम पढ़ेंगे बीएनएसएस की धारा 230 जो कि सीआरपीसी की धारा 207 के समरूप है। अभियुक्त को पुलिस रिपोर्ट या दस्तावेजों की प्रतिलिपि देना। साथियों, अभियुक्त का यह राइट है कि उसके खिलाफ जो भी कार्रवाई हो रही है उसको एक प्रति निःशुल्क दी जाए आफ्टर इन्वेस्टिगेशन। साथियों, पुलिस जब भी इन्वेस्टिगेशन करती है तो इन्वेस्टिगेशन से पहले उसको क्या क्या करना चाहिए वो भी हम आपको बताएंगे। पुलिस के पास जैसे ही सूचना आती है पुलिस एफआईआर रजिस्टर्ड करती है। पहले सीआरपीसी की धारा 154 के प्रावधान लागू होते थे, लेकिन अब बीएनएसएस की धारा 173 173 के प्रावधान लागू होंगे। इन्वेस्टिगेशन उसके बाद स्टार्ट होगा और फाइनल रिपोर्ट यानी कि अभियोग पत्र चालान पहले 173 के तहत तैयार होता था, अब 193 के प्रावधान लागू होंगे। तो सबसे पहले हम कुछ नजर डालेंगे इन्वेस्टिगेशन पर। अनुसंधान का उद्देश्य क्या है? देखिए, इन्वेस्टिगेशन का उद्देश्य ये नहीं है कि आंख बंद करके इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देना कि आपको अभियुक्त के खिलाफ चीजें एकत्रित करनी ही हैं। अभियुक्त का भी पक्ष सुनना है, अभियुक्त के द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन की भी जांच करनी है, यानी कि फेयर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य सत्य तक पहुंचना है। क्या है अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य? सत्य तक पहुंचना है। उसके लिए जरूरी है कि अपराध या घटना के संबंध में तथ्यों को एकत्रित करना, लेखबद्ध करना कि घटना वास्तविक हुई है कि झूठी है, इसमें अभियुक्त कौन है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि अभियुक्त दूसरा है, सामने कोई दूसरा आ रहा है। तो जो भी अभियुक्त है उसको सामने लेकर के आना, अपराध की पहचान सुनिश्चित करना, अपराधी को पकड़ना, गिरफ्तार करना। ऐसा भी नहीं है कि जो अभियुक्त है उसके प्रति नरमी बरती जाए, उसके प्रति सबूत कमजोर रखे जाए, यानी कि विवेचना में लापरवाही की जाए, ये भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि एक दो केस ऐसे हुए हैं कि बिसरा तक भेजा नहीं गया है जांच के लिए। अब बिसरा नहीं भेजा जाएगा तो उसमें पता नहीं चल पाएगा ना कि आखिर एक्चुअल डेथ कैसे हुई, आखिर उसकी स्थिति क्या थी। तो इस प्रकार की लापरवाहियां भी नहीं होनी चाहिए इन्वेस्टिगेशन में। साक्ष्यों को सुरक्षित करना, जो भी साक्ष्य, बहुत से साक्ष्य ऐसे हैं कि जो एक समय पर नष्ट हो जाएंगे, तो उनकी सुरक्षा इस प्रकार से करना ताकि वह एक लंबे ड्यूरेशन तक सुरक्षित रहें। उनका प्रिजर्वेशन इस प्रकार से होना चाहिए कि जिनसे उनकी पवित्रता बनी रहे, उनका संरक्षित एवं उनका मूल्यांकन करना, साक्ष्यों को विधिक रूप से न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना। क्या करना? साक्ष्यों को विधिक रूप से न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना। अनुसंधान समानता तब प्रारंभ होता है जब एक संज्ञेय अपराध की सूचना थाने के भारसाधक अधिकारी को दी जाती है। देखिए साथियों, इन्वेस्टिगेशन वहां स्टार्ट होता है। कहां स्टार्ट होता है? जैसे ही संज्ञेय अपराध की सूचना प्राप्त होने पर तत्काल एफआईआर दर्ज की जाती है। किसके द्वारा? पुलिस या इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के द्वारा। जैसे ही संज्ञेय अपराध की सूचना पुलिस के भारसाधक अधिकारी, पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को प्राप्त होगी, वह तत्काल एफआईआर रजिस्टर करके क्या कर देगा? इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देगा। क्या कर देगा? इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देगा। ऐसी प्राप्त सूचना के आधार पर, अब यह सूचना कैसी प्राप्त हो सकती है? यह सूचना लिखित, मौखिक, टेलीफोन से प्राप्त हो सकती है, अस्पताल से मेमो के आधार पर प्राप्त हो सकती है, और जो एफआईआर दर्ज होती है आवेदन पत्र प्रस्तुत करके या शिकायत जांच पर से भी हो सकती है। और यह जरूरी नहीं कि पीड़ित ही व्यक्ति मौजूद हो शिकायत करने के लिए। पीड़ित की तरफ से पड़ोसी, रिश्तेदार, कोई भी सूचना दे सकता है संज्ञेय अपराध की सूचना जैसे ही पुलिस को मिलेगी, पुलिस का तत्काल काम है इन एफआईआर रजिस्टर्ड करना। क्या करना? एफआईआर रजिस्टर्ड करना। जैसे ही संज्ञेय सूचना प्राप्त होती है तो ऐसी प्राप्त सूचना के आधार पर या अन्यथा थाने के भारसाधक अधिकारी को यह संदेह करने का कारण हो कि ऐसा अपराध किया गया है, तो मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों का अन्वेषण करने के लिए वह स्वयं या उसके निर्देश पर कोई अधीनस्थ अधिकारी घटना स्थल पर जाएगा। जैसे ही संज्ञेय अपराध की सूचना मिलेगी
तो थाना प्रभारी या तो स्वयं उपस्थित हो या थाना प्रभारी के निर्देशन में कोई ना कोई अधिकारी घटनास्थल पर जाएगा और घटनास्थल की वास्तविकता, परिस्थितियां और आसपास के लोगों से वहां मौजूद सीसीटीवी फुटेज, जो भी मौके में चीजें मिल सकती थी, जो भी साक्ष्य एकत्रित कर सकते करना है, वास्तविक घटना के बारे में सत्यता का पता लगाना है। और यदि आवश्यक है अपराधी का पता लगाने और गिरफ्तारी के उपाय करेगा। कैसे अपराधी का पता लगाएं? अब हर अपराध की अलग अलग कंडीशंस होती हैं, जैसे लूट डकैती के मामलों में नाकाबंदी करना, तो हर कंडीशन अलग अलग अपराध की होती है। किन अपराधों में किस प्रकार से इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को कार्य करना है, हम एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे अगले वीडियो में। तो उस स्थिति में जैसे ही इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मौके पे पहुंचेगा तो उसको क्या करना है, आवश्यक हो तो अपराधी का पता लगाने और उसकी गिरफ्तारी के उपाय करेगा। थाने के भारसाधक अधिकारी को किसी अपराध के अन्वेषण के प्रयोजन से किसी वस्तु की बरामदगी के लिए किसी स्थान की तलाशी लेने की शक्तियां प्रदान की गई हैं। किसी वस्तु की बरामदगी करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं किसको? इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को। तो वह तलाशी लेंगे और उनकी जब्ती विधिवत तैयार करेंगे। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को नोटिस देकर के तलब करने का भी अधिकार है और वारंट के बिना गिरफ्तार करने की शक्तियां भी दी गई हैं। पुलिस अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकते हैं। यह उल्लेखनीय है कि जब अनुसंधान थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा न किया जाकर उसके अधीनस्थ पुलिस अधिकारी द्वारा किया जाता है तो उस अधीनस्थ अधिकारी के लिए यह आवश्यक होगा कि वह उस अन्वेषण के परिणाम की रिपोर्ट पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को करे। जब भी इन्वेस्टिगेशन थाना प्रभारी के द्वारा किसी अधीनस्थ को दिया जाएगा तो उस अधीनस्थ की ये जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी इन्वेस्टिगेशन किया है उसने वो सारी की सारा वाकया किसको बताएगा? थाना प्रभारी को। और इस चीज का जिक्र भी अपनी केस डायरी में करेगा कि उसके द्वारा इन्वेस्टिगेशन के हालात थाना प्रभारी को बताए गए। अनुसंधान पूर्ण होने पर थाने के भारसाधक अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि पर्याप्त साक्ष्य नहीं है तो आरोपी को छोड़ने का निर्णय ले सकते हैं, और यदि प्रतीत होता है कि अभियुक्त को विचारण के लिए भेजने हेतु पर्याप्त साक्ष्य हैं, उचित आधार हैं, तो वह आगे कदम उठाएगा। और दोनों ही परिस्थितियों में अनुसंधान पूर्ण होने पर पुलिस रिपोर्ट विधिवत रूप से तैयार की जाएगी और मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। क्या की जाएगी? मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। साथियों, इस संबंध में न्याय दृष्टांत है एम.सी. मेहता विरुद्ध यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य 2007 अवलोकनीय है। पुलिस रिपोर्ट पर मजिस्ट्रेट द्वारा कार्रवाई और थाने के भारसाधक अधिकारी की शक्तियां। साथियों, पुलिस रिपोर्ट जैसे ही तैयार होगी, चालान अभियोग पत्र तैयार होगा, कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा और कोर्ट चाहे तो स्वीकार कर सकता है, चाहे तो पुनः इन्वेस्टिगेशन के लिए दे सकता है कि अभी इसमें अग्रिम अनुसंधान और करें, चाहे तो संज्ञान ले सकते हैं। ये कंडीशन लागू होगी कोर्ट चाहे तो। साथियों, जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, अगर खात्मा और खारिजी की स्थिति बन रही है, देखिए एफआईआर का निकाल 3 प्रकार से होता है। या तो चालान, अभियोग पत्र, साक्ष्य पर्याप्त हैं पेश किए जाएंगे, या खात्मा और खारिजी की स्थिति बनेगी। यदि पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को अन्वेषण पर यह प्रतीत होता है कि ऐसा पर्याप्त साक्ष्य नहीं है या संदेह का उचित आधार नहीं है, तो वह अधिकारी उस व्यक्ति को प्रतिभू सहित या रहित बंद पट निष्पादित कर छोड़ देगा। खात्मा खारिजी मध्य प्रदेश पुलिस विनिमय नियम 787 में उपबंधित प्रक्रिया के अनुसार की जाती है। ऐसे मामले में 2 प्रकार के होते हैं। प्रथम, जिसमें अपराध हुआ ना हो, समझिए, जिसमें अपराध हुआ ना हो। द्वितीय, जिसमें अपराध हुआ हो लेकिन तथाकथित अपराधी के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य ना पाया गया हो। पुलिस ऐसे मामलों में खात्मा या खारिजी का आवेदन मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करती है। क्या करती है? खात्मा या खारिजी का
आवेदन मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करती हैं। पुलिस द्वारा खात्मा खारिजी का प्रयोग ना के बराबर किया जाता है। आंकड़े साबित करते हैं कि जिन मामलों में पुलिस प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करती है उनमें लगभग सभी मामलों में पुलिस आरोप पत्र प्रस्तुत करती है। क्या करती है? पुलिस आरोप पत्र प्रस्तुत करती है। पुलिस के द्वारा जब भी विवेचना की जाती है तो उसका कार्य एक पक्षीय नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? एक पक्षीय नहीं होना चाहिए। अगर एक पक्षीय विवेचना की जाती है तो वह उचित नहीं होगा। इस संबंध में न्याय दृष्टांत है जुगल किशोर एवं अन्य मध्य प्रदेश राज्य 1991 अवलोकनीय है, जिसमें माननीय न्यायालय ने अभिव्यक्त किया कि अन्वेषण अधिकारी द्वारा अभियुक्त की अभिरक्षा का सत्यापन नहीं किया गया था। यह अन्वेषण अधिकारी की सद्भाव एवं ईमानदारी पर संदेह किए जाने के लिए पर्याप्त है। क्या है? संदेह किए जाने के लिए पर्याप्त है। तो साथियों, अगर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ही फेयर नहीं रहेंगी तो न्याय कैसे मिलेगा? तो इन्वेस्टिगेशन कैसा होना चाहिए? बिना किसी पक्षपात के, एक पक्षीय नहीं होना चाहिए। जैसे ही इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होता है, अभियोग पत्र कंप्लीट होता है और न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है, तो उसके बाद फिर जो कंडीशन बनती है वो हम आपको बताएंगे। 207 सीआरपीसी और 230, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि अभियुक्त को एक प्रति दी जाएगी। क्या दी जाएगी? उस रिपोर्ट की एक प्रति अभियुक्त को दी जाएगी। तो इस रिपोर्ट में क्या क्या शामिल रहेगा हम शॉर्ट में आपको बताएंगे। साथियों, हम आपको बता चुके हैं कि एफआईआर का निकाल या तो चालान के रूप में होगा, अभियोग पत्र, या खात्मा खारिजी के रूप में होगा। जब फाइनल रिपोर्ट पहले सीआरपीसी में 173 सब क्लोज 2 के अंतर्गत, लेकिन अब फाइनल रिपोर्ट 193 के अंतर्गत प्रावधानों के अंतर्गत पेश की जाएगी। 1 जुलाई से लागू हो चुकी है सारी चीजें। तो एफआर मतलब फाइनल रिपोर्ट में क्या क्या शामिल रहेगा हम आपको बता देते हैं। एफआईआर रहेगी, एफआईआर भी जीरो और असल, अगर जीरो की कायमी की गई है तो वो भी शामिल रहेगी और असल की है तो वो भी शामिल रहेगी। जीरो के बाद असल हुई है तो दोनों शामिल रहेंगी। किसमें? चालान के अंग है, चालान के साथ में। अगर एफआईआर, ये जो एफआईआर है ये आवेदन पत्र के आधार पर की गई है तो वो भी शामिल रहेगी। इन्वेस्टिगेशन एफआईआर के बाद स्टार्ट हो चुकी है। उसके बाद एमएलसी कराई जाती है पीड़ित पक्षकारों की। एमएलसी रिपोर्ट को भी शामिल किया जाता है। पीएम रिपोर्ट, डेथ होने पर पीएम रिपोर्ट भी एफआईआर और एफआर के अंदर शामिल होगी। पीएम रिपोर्ट को भी शामिल किया जाएगा। मर्ग डायरी की संपूर्ण मर्ग डायरी शामिल नहीं होगी, उसके जो बयान हैं वो पुलिस केस डायरी में शामिल हो जाएंगे, लेकिन मर्ग इंटीमेशन व मेमो प्लस नक्शा पंचायतनामा, नक्शा मौका, नोटिस, ये सारे के सारे शामिल रहेंगे। किसमें? एफआर में, यानी चालान के साथ में। जब्ती पत्रक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं। जब्ती पत्रक क्या होती हैं इसके बारे में हम आपको बता देते हैं। कुछ जब्तियां ऐसी होती हैं कि लावारिस हालत में डेड बॉडी मिल गई, शिनाख्त नहीं हो पा रही है, तो पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस डेड बॉडी से संबंधित जो भी आवश्यक हैं उनको प्रिजर्वेशन करवाया जाए, या जो भी हो सकता है कोई ऐसी वस्तु या मिले जैसे वाहन, तो उसको सुरक्षित रखना और उसको इन्वेस्टिगेट करना कि अब ताकि अभियुक्त तक पहुंचा जा सके। घटना स्थल की जब्ती, घटना स्थल पर जो भी चीजें मिलती हैं, क्यों कहते हैं कि घटना स्थल बोलता है। जब भी कहीं अपराध होता है तो घटना स्थल बोलता है। तो घटना स्थल पर जो भी जब्तियां की जाती हैं वो समस्त जब्तियां विधिवत तैयार की जाए और इस प्रकार से हो ताकि उनमें उनकी पवित्रता बनी रहे। और जब्ती प्रिजर्वेशन जो है, प्रिजर्वेशन सबसे महत्वपूर्ण है, प्रिजर्वेशन सही होना चाहिए और मौके पर हो। आरोपी से जब्ती, देखिए आरोपी के मेमो पर से जब्ती की जाती है तो मेमोरेंडम भी होना चाहिए और जब्ती भी। आवेदक के पेश करने पर जब्ती, बहुत से मामलों में आवेदक के द्वारा दस्तावेज पेश किए जाते हैं, जैसे मोबाइल, सीडी या अन्य खूनालूदा कपड़े या जो भी
उस मामले से संबंधित तथ्य फैक्ट हैं जो भी रिलेवेंट हैं वो चीजें पेश की जाती हैं, तो जब्त की जाती हैं। तो जब्ती कैसी होनी चाहिए? जब्ती ऐसी होनी चाहिए जिसमें बाकायदा सील चपड़ा लगा हो और वह लंबे समय तक रखी रहे। फिर बात करते हैं डीवीआर, सीडी, डीवीडी फोटोग्राफ्स की जब्ती। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की दो स्थितियां बनती हैं। पहली स्थिति क्या होती है? जिनमें मानव का हस्तक्षेप नहीं रहता। ऐसे एविडेंस, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल एविडेंस जो ऑटोमेटिक जनरेट होते हैं, जिनमें मानव का हस्तक्षेप नहीं रहता है। ऐसे कौन से हो सकते हैं भाई? सीसीटीवी फुटेज। सीसीटीवी फुटेज में किसी को वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है, किसी को रिकॉर्डिंग करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक जनरेट होगा, तो उसकी विश्वसनीयता अधिक रहती है। सीडीआर, कॉल डिटेल रिकॉर्ड, वो ऑटोमेटिक जनरेट होता है। आप यहां से बात करते हुए दूसरे स्थान पर जाएंगे, ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा। कितने ड्यूरेशन तक आपने बात की है, किस किस से बात की है, वो सीडीआर में ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा। मतलब ऐसे डिजिटल एविडेंस जिनमें मानव का हस्तक्षेप नहीं है या मानव के द्वारा तैयार नहीं किए जा रहे, मनुष्य के द्वारा। कुछ ऐसे एविडेंस होते हैं, डिजिटल एविडेंस, जो मनुष्य या मानव के द्वारा तैयार किए जाते हैं, जैसे वीडियोग्राफी, वीडियो बनाना, रिकॉर्डिंग करना। क्यों? क्योंकि वो जो एविडेंस है वो किसके द्वारा तैयार किया गया है? कोई वीडियो है, वीडियो रिकॉर्डिंग अपने आप नहीं होगी, किसी व्यक्ति के द्वारा किसी तथाकथित घटनाक्रम की रिकॉर्डिंग की गई होगी, तो उसमें छेड़छाड़ की संभावना अधिक रहती है। क्यों? क्योंकि वह ऑटोमेटिक जनरेटेड नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में या तो मूल का मूल पेश किया जाए, अगर मूल के साथ साथ उसकी सीडी डीवीडी बनाई जा रही है, तो सबसे मेन जरूरी है कि उसका क्लोन तैयार हो। क्लोन मतलब मिरर इमेज यानी प्रतिबिंब। उसके लिए जरूरी है टूल किट्स। बिना टूल किट से क्लोन तैयार करना संभव नहीं है। और सबसे पहला जरूरी स्टेप है हैश वैल्यू। आपका ओरिजिनल एविडेंस की हैश वैल्यू क्या है और बाद में जो आपने तैयार की है उसकी हैश वैल्यू क्या है। जिस प्रकार डीएनए के लिए एक बाल महत्वपूर्ण रोल निभाता है, उसी प्रकार हैश वैल्यू भी उस वस्तु की विश्वसनीयता, वैधता को अधिक प्रमाणित करती है। इसलिए हैश वैल्यू बहुत जरूरी है। मौके पर आरोपी के कब्जे से गांजा, शराब, जुआ, सट्टा, आर्म्स की जब्ती की जाती है, तो इनका भी प्रिजर्वेशन बहुत अच्छे से होना चाहिए। तो जब्ती पत्रक मतलब जितनी भी जब्ती की गई है उस अपराध में जो उस रिलेवेंट है, सारी की सारी जब्ती पत्रक उस अभियोग पत्र में शामिल रहेंगी। और कुछ जब्तियां ऐसी हैं, या तो वो जब्ती की एक प्रति दी जाएगी, या फिर कुछ जब्तियां जो एफएसएल भेजी गई हैं उनकी जांच रिपोर्ट दी जाएंगी। किसको? अभियुक्त को। कुछ जब्तियां ऐसी हैं जिनकी जांच रिपोर्ट दी जाएंगी, ना कि वो जब्ती माल। जैसे बंदूक, अगर बंदूक की, तलवार की जब्ती हुई है तो वो एक प्रति नहीं दी जाएगी अभियुक्त को, वो तो जमा होगी न्यायालय में, लेकिन उससे संबंधित जो भी रिपोर्ट है वो दी जाएगी किसको? अभियुक्त को। लेकिन सीडी डीवीडी फोटोग्राफ्स के मामलों में कुछ कंडीशंस को छोड़ करके फोटोग्राफ्स जो महिला संबंधी अपराध से हैं या कुछ ऐसे हैं जो नहीं ओपन कर सकते हैं, जो बंद कमरे में जिनकी सुनवाई होती है, उन चीजों को ना दी जा करके वो केवल दिखाई जाएंगी। तो ऐसे सीडी डीवीडी वो उस समय सुनाई दिखाई जाएंगी, उनके अभियुक्त के सामने उनकी प्रति नहीं दी जाएगी। क्यों? क्योंकि उसमें ऐसी चीजें रहती हैं जो कि वायरल होने की संभावना है या उनका दुरुपयोग हो सकता है। तो जब बंद कमरे की सुनवाई होती है तो वहां पर वो सारी चीजें प्रस्तुत की जाती हैं। बाकी अदर केसों में अगर डीवीआर है, सीडी है, डीवीडी है, तो उसकी एक कॉपी संबंधित अभियुक्त को भी दी जाएगी। वो भी कैसी? क्लोन कॉपी। डब्ड कॉपी नहीं दी जाएगी। कैसे नहीं दी जाएगी? डब्ड कॉपी नहीं दी जाएगी, क्योंकि डब्ड कॉपी एडमिसेबल नहीं है। उसकी क्लोन कॉपी दी जाएगी। उसका राइट है क्लोन कॉपी प्राप्त करने का। क्यों? क्योंकि फेयर ट्रायल के लिए जरूरी है कि उसको क्लोन कॉपी दी जाए। आर्टिकल 21 कहता है कि
फेयर इन्वेस्टिगेशन के लिए उसको एक प्रति दी जाए। तो इस प्रकार से जो जब्तियां तैयार की जाती हैं, तो जब्ती पत्रक में से जो माल जब्त किए जाते हैं, कुछ माल ऐसे होते हैं जो न्यायालय में जमा होते हैं, उनकी रिपोर्ट दी जाती है। कुछ माल ऐसे होते हैं कि न्यायालय में तो जमा होते हैं, साथ में उनकी एक प्रति भी अभियुक्त को अवेलेबल कराई जाती है, साथ में रिपोर्ट भी दी जाती है। तो ये हम अभी शॉर्ट में जब्ती पत्रक बता रहे हैं। अगले वीडियो में हम आपको जब्ती पत्रक के बारे में ही बताएंगे कि कितनी प्रकार की जब्तियां होती हैं, किन किन परिस्थितियों में जब्ती पत्रक एफएसएल जांच के लिए भेजे जाते हैं और किन किन परिस्थितियों में नहीं भेजे जाते हैं, और किन किन परिस्थितियों में अभियुक्त को दिए जाएंगे, कौन कौन से माल दिए जाएंगे, कौन कौन से नहीं दिए जाएंगे। अगला प्रश्न है नक्शा मौका। नक्शा मौका बहुत महत्वपूर्ण होता है। नक्शा मौका सही होना, सही बना होना चाहिए। अगर नक्शा सही नहीं बना है तो उससे अभियुक्त को जरूर लाभ मिलेगा। और नक्शा मौका कभी भी बैठकर न बनाया गया हो, नक्शा मौका मौके पर बनाया जाता है। नक्शा मौका मौके पर पहुंच के घटनास्थल का निरीक्षण करें और निरीक्षण करने के तत्पश्चात तैयार किया जाता है नक्शा मौका, ना कि थाने में बैठकर। तो नक्शा मौका कहां तैयार किया जाएगा? मौके पर। अब बात करते हैं कथन। आजकल सबसे ज्यादा चल रहा है कॉपी पेस्ट। कथनों का कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए। कथन पीड़ित, साक्षी, चक्षुदर्शी, गवाह जो भी हैं उनकी भाषा में लिखा जाए और जैसा वो बोले उनके अनुसार लिखा जाए। ऐसा नहीं कि आप अपने अनुसार लिखें। कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए। तो जब भी पुलिस 161 के कथन लिखती है तो जितने भी कथन लिखे गए हैं जो साक्षी हैं, वो सारे के सारे कथन उस चालान में लगे रहेंगे और वो दिए जाएंगे किसको? अभियुक्त को। 164 के बयान भी पुलिस करवाती है न्यायालय में, तो वो भी दिए जाएंगे अभियुक्त को। एफएसएल रिपोर्ट, जितने भी माल यानी जब्ती पत्रक हुई हैं, जो भी जब्तियां, उनका निराकरण पुलिस नहीं कर सकती है। निराकरण न्यायालय के आदेश से होगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में प्रावधान किया गया है कि किस प्रकार से उनका निराकरण किया जाएगा, वो हम आपको बताएंगे। एक बार इन्वेस्टिगेशन के दौरान कोई माल या कोई जब्ती हो जाने पर उसको पुलिस अपनी मर्जी से ना डिलीट कर सकती है, ना ही नष्ट कर सकती है। उसके लिए एक वैध प्रक्रिया है, वह अपनाई जाएगी। तो साथियों, बिना न्यायालय की परमिशन से कुछ भी नहीं किया जा सकता है। तो अगर नष्टीकरण भी हो रहा है तो उसकी भी कमेटी गठित होती है, उसकी भी परमिशन होती है। अब हम बात करेंगे इसी में, नष्टीकरण में ही, अगर चोरी हो गया, आग लग गई, तो अगर ये परिस्थितियों की वजह से कोई माल नष्ट हो रहा है तो भी पुलिस को यह साबित करना पड़ेगा यह चीज कि इस प्रकार से यह नष्ट हुआ है। जानबूझकर नष्ट नहीं कर सकते। एफएसएल रिपोर्ट जो माल भेजे गए हैं जांच के लिए, एफएसएल में जांच होगी, जांच के बाद वापस आएंगे, ड्राफ्ट के साथ जाते हैं और जांच रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट होगी, उसकी प्रति अभियुक्त को दी जाएगी। अभियोजन स्वीकृति, जब भी सरकारी एम्प्लॉय के खिलाफ मामला कायम होता है तो कुछ परिस्थितियों को छोड़ करके जिनमें अभियोजन स्वीकृति आवश्यक नहीं है, बाकी जिनमें आवश्यक है वो हम आपको बताएंगे, अभियोजन स्वीकृति भी प्रदान की जाएगी। अन्य पंचनामे व दस्तावेज, जो पंचनामे तैयार किए जाते हैं वो भी उस चालान में लगे होंगे, तो वो भी प्रदान किए जाएंगे अभियुक्त को। किसको? अभियुक्त को प्रदान किए जाएंगे। तो साथियों, ये हमने आपको अभी बताया डिटेल में कि क्या क्या शामिल रहता है। अब हम आते हैं मेन 230 में। ऐसे प्रत्येक मामले में जहां इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख साक्ष्य की विषय वस्तु हो। साथियों, नॉर्मल जो डॉक्यूमेंट हैं वो तो आपको मिल जाएंगे एक सेट, लेकिन जहां पर मामले की विषय वस्तु इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य क्या हो, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख साक्ष्य की विषय वस्तु हो, जहां पर डिजिटल एविडेंस हो, जैसे डीवीआर, सीडी, डीवीडी ये हो, वीडियो हो, वहां पर अनुसंधान के दौरान अनुसंधान अधिकारी द्वारा उन्हें जब्त किया गया हो, वहां अभियुक्त पत्र प्रस्तुत होने पर न्यायालयों के समक्ष एक प्रश्न और उत्पन्न होगा कि ऐसे इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की
ऐसे इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 230 और सीआरपीसी की धारा 207 के अनुपालन में किसी अभियुक्त को दिलाई जाए अथवा नहीं। इसके साथ यह प्रश्न भी उत्पन्न होता है, यदि प्रति अभियुक्त को दिलाई जानी है तो किस प्रकार दिलाई जाए। इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के मामले में बीएनएसएस 230 और सीआरपीसी की धारा 207 का अनुपालन सुनिश्चित कराने के बिंदु पर न्याय दृष्टांत धर्मवीर विरुद्ध सीबीआई में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय सुसंगत है। इस संबंध में धर्मवीर विरुद्ध सीबीआई का निर्णय है जो कि निर्देश देता है कि किस प्रकार से अनुपालन किया जाना है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि किसी कंप्यूटर की हार्ड डिस्क एवं हार्ड डिस्क की अंतर्वस्तु को हार्ड डिस्क की अंतर्वस्तु से जब भी सीडी तैयार की जाएगी तो इस धारा के अंतर्गत उसकी एक प्रतिलिपि यानी मिरर इमेज क्लोन अभियुक्त को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है। दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष ही न्याय दृष्टांत आशुतोष वर्मा में भी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के आउटपुट की प्रतिलिपि अभियुक्तगण को उपलब्ध कराए जाने का प्रश्न अंतर्वलित है। इस मामले में अभियुक्तगण के रुजु विचारण के अधिकार को सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से यह आदेशित किया गया है कि उन्हें संपूर्ण सीडीआर अभियुक्तगण के मध्य बातचीत करने की पूर्ण एवं सही अनुलिपि एवं अनुसंधान एजेंसी द्वारा जब्त की गई पूर्ण एवं मूल स्वरूप की वीडियो फुटेज उपलब्ध कराई जाए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष भी यह प्रश्न तरुण त्यागी के मामले में उत्पन्न हुआ था, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस धारा के अनुसार अभियुक्त के कंप्यूटर की हार्ड डिस्क की प्रतिलिपि प्राप्त करने के अधिकार की पुष्टि की गई है। उपरोक्त न्याय दृष्टांतों में प्रतिपादित विधि के आलोक में यह कहा जा सकता है कि जिस भी मामले में इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख पर अभियोजन अपना मामला आधारित करता है वह इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की प्रति अभियुक्त को इस धारा के आधार पर दिलाई जानी चाहिए। पी गोपाल कृष्णन का मामला भी है जिसमें क्लोन कॉपी देने का आदेश हुआ था, उसमें अभियुक्त को क्लोन कॉपी प्रदान की गई थी। उसमें स्पष्ट किया गया है कि आर्टिकल 21 कहता है कि फिर इन्वेस्टिगेशन के लिए क्लोन कॉपी दी जाए। अब अगला प्रश्न उत्पन्न होता है कि इस धारा का अनुपालन किस रीति से कराया जाए, अर्थात किस प्रकार और कैसे कंप्यूटर हार्ड ड्राइव की प्रति अथवा सीडी की प्रति अभियुक्त को उपलब्ध कराई जाए। अभियुक्त के द्वारा हमेशा यह आपत्ति की जाएगी कि जो प्रति उसे उपलब्ध कराई गई है वह जब्त शुदा प्रति से भिन्न है। दूसरी ओर अभियुक्त को हार्ड डिस्क या सीडी की जो प्रति दी जाएगी उसमें अभियुक्त स्वयं भी परिवर्तन कर सकता है। यह प्रश्न माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष तरुण त्यागी में भी उत्पन्न हुआ था, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हार्ड डिस्क एवं सीडी की क्लोन इमेज अभियुक्त को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था और विचारण के प्रक्रम पर अभियुक्त को स्वयं प्रदान की गई प्रति की सत्यता को चुनौती न देने और विचारण के प्रक्रम पर अभियुक्त स्वयं को प्रदान की गई प्रति की सत्यता को चुनौती न दे यह सुनिश्चित करने वाली दो शर्तें अधिरोपित थीं। नंबर 1, अभियुक्त को प्रतिलिपि उपलब्ध कराने के पूर्व इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के अंतर्वस्तु अभियुक्त एवं अभियोगी अथवा उनके अधिवक्ताओं की उपस्थिति में न्यायालय द्वारा लेखबद्ध की जाएगी और उस पर दोनों पक्षों के हस्ताक्षर लेकर उसकी सत्यता प्रमाणित की जाएगी, अभिप्रमाणित की जाएगी, जिससे कि पश्चातवर्ती प्रक्रम पर अभियुक्त उसे प्रदान की गई प्रति की सत्यता को चुनौती न दे सके। दूसरा, अभियुक्त इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की अंतर्वस्तु का किसी भी प्रकार से कैसे भी उद्देश्य के लिए दुरुपयोग नहीं करेगा और ऐसा न करने का वचन शपथ पत्र पर न्यायालय में देगा। इस प्रकार उपरोक्त दृष्टांतों से सहायता लेकर विचारण न्यायालय भी इस धारा का अनुपालन ऐसी शर्तें अधिरोपित कर सुनिश्चित करा सकते हैं। इसके साथ साथ प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को संधारित करने वाले भंडारण यंत्र हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव आदि की हैश वैल्यू भी निकालकर
ऐसी भंडारण यंत्र की क्लोनिंग कर प्रतिबिंब तैयार कर मूल एवं प्रतिलिपि की हैश वैल्यू का मिलान कर उनकी अंतर वस्तु की सत्यता सुनिश्चित कर उनकी या उनके प्रतिबिंब की एक प्रति अभियुक्त को दिलाई जा सकती है। क्या की जा सकती है? दिलाई जा सकती है। तो साथियों, इस प्रकार से अभियुक्त का यह राइट है कि उसको संपूर्ण चालान की एक प्रति प्रदान की जाए निःशुल्क। तो साथियों, नॉर्मल वे में डिजिटल एविडेंस के अलावा बाकी तो नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, दस्तावेज रहते हैं, वो तो एक प्रति मिलते हैं। प्रश्न उत्पन्न होता है डिजिटल एविडेंस में कि जो डॉक्यूमेंट यानी जो डिजिटल एविडेंस अभियुक्त को एक प्रति के रूप में प्रदान किए गए हैं वो सत्यता या विश्वसनीय लायक है कि नहीं है। उसके लिए जरूरी है कि उस डिवाइस की क्लोन या मिरर इमेज तैयार की जाए, वो भी टूल किट्स के साथ। और क्लोन और मिरर इमेज टूल किट से ही बनती हैं। और जब भी ये तैयार की जाती है तो हैश वैल्यू निकाली जाती है और हैश वैल्यू से उसकी प्रामाणिकता, वैधानिकता सिद्ध की जाती है कि ये सही है। क्यों? क्योंकि अगर एक डॉट भी लगा दिया जाएगा तो उससे भी हैश वैल्यू परिवर्तित हो जाएगी। तो साथियों, इस प्रकार से फेयर ट्रायल के लिए जरूरी है ताकि अभियुक्त अपना केस लड़ सके, अपना पक्ष रख सके, उसको भी एक प्रति दी जाए। तो जिन साथियों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अभी हमने आपको बताए हैं कि किस प्रकार से चालान तैयार होता है, एफआईआर के बाद इन्वेस्टिगेशन होता है, क्या क्या की चीजें उसमें शामिल होती हैं, ये हम शॉर्ट में हमने आपको बताया है। अगले वीडियो में हम आपको पूरा डिटेल में बताएंगे एक एक स्टेप का, एफआईआर के बारे में, आवेदन पत्र के बारे में, एमएलसी के बारे में, पीएम रिपोर्ट के बारे में, मर्ग डायरी के बारे में, जब्ती पत्रक के बारे में, नक्शा मौका, कथन, एफएसएल रिपोर्ट, अभियोजन स्वीकृति, अन्य पंचनामे और दस्तावेज, इन सब के बारे में एक एक स्टेप बताएंगे। उसके बाद दूसरा, ये तो हमने आपको बता दिया चालान अभियोग पत्र कोर्ट में आ गया। दूसरी कंडीशन, पुलिस केस डायरी। ये पुलिस केस डायरी पुलिस के या इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के मालखाने में रहेगा। कुछ डॉक्यूमेंट्स जो अनरिलाइज्ड हैं वो उसमें रहेंगे। न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत करके अभियुक्त चाहे तो उन अनरिलाइज्ड डॉक्यूमेंट्स को भी प्राप्त कर सकता है, देख सकता है, न्यायालय आदेशित कर सकते हैं। ये न्यायालय के ऊपर है। दूसरी कंडीशन, कुछ मामले ऐसे होते हैं जो गंभीर किस्म के रहते हैं, तो उन कंडीशंस में पुलिस की केस डायरी पुलिस थाने के माल खाने में ना रह करके उस चालान के साथ कमिट होकर के संबंधित न्यायालय में जमा हो जाती है। क्या हो जाती है? कमिट मतलब उस न्यायालय में केस डायरी आ जाती है जिस मामले में उसका विचारण चल रहा होता है। तो साथियों, हमने दोनों कंडीशन बता दी आपको, चालान अभियोग पत्र और पुलिस केस डायरी। पुलिस केस डायरी में पुलिस डेली की जो भी कार्रवाइयां रहती हैं उनको रिकॉर्ड करती लिखती है और साथ ही साथ संपूर्ण कार्रवाई रोजनामचा में दर्ज भी करती है। तो ये जितनी भी कार्रवाइयां हमने आपको बताई हैं, पहले हाथ का रोजनामचा होता था लेकिन अब सीसीटीएनएस का हो रहा है। तो सारी की सारी चीजें रोजनामचा में दर्ज होंगी, चाहे वो एफआईआर हो, चाहे वो चालान हो, चाहे वो एमएलसी पीएम रिपोर्ट हो या जब्ती पत्रक, नक्शा मौका, जो भी चीजें हैं वो सारे के सारे बारे में रोजनामचा में एंट्री होंगी। तो साथियों, ये हुई बीएनएसएस की धारा 230 जो कि सीआरपीसी की धारा 207 के समरूप है। तो जिन साथियों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही साथ कमेंट भी करते जाएं। थैंक यू दोस्तों।